आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन पहला है और ये देखो एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछा गया है। प्यारे बच्चे आप देखोगे ये एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप निश्चित रूप से इस एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और बनाइए, कोशिश कीजिए जो इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं। अब देखोगे एनालॉजी से क्वेश्चंस एमटीएस लेवल में आता ही आता है और इस लेवल का क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है, तो आप बताएंगे जो इसका क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखोगे एनालॉजी में हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चे, जो एक दूसरे का हम कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे फायर बर्न, आग का जलना है, जिस तरह से फायर बर्न मतलब आग से जलना है, यहाँ पे है ना भाई आग जलना या जलना, तो यहाँ पे फायर बर्न से होता है तो कहता है वाटर ड्रिंक से होता है, ओ ट्री से होता है, आइस फ्री से होता है, फ्लावर यहाँ पे फ्लावर रोज से होता है। तो क्या होगा, आग जलना होता पानी 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 पीना, तो पानी पीना ये इस दोनों का जो रिलेशन है वो नहीं है। लकड़ी पेड़ यह भी रिलेशन नहीं है। बर्फ फ्रीज, जिस तरह से बर्फ में फ्रीज हो जाता है और क्या बन जाता है भाई, बर्फ में फ्रीज बन के क्या बन जाता है आपको पता है, एक बर्फ बन जाता है, बर्फ से फ्रीज का रिलेशन है, उसी तरह से आग का जलना का रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। जो रिलेशन इनके बीच है वही रिलेशन इनके बीच है और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट सभी प्यारे बच्चे का, ठीक है ना जी। अस्मित पाठक जी बिल्कुल आपका नाम लेंगे। चलो भाई अब यहाँ पे अब देखिए, ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, अब देखोगे दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। देखोगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे यह भी एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अगर आप देखोगे यह भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, हम पार्ट बाय आपके सामने ला रहे हैं मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट आप बिल्कुल अच्छे लेवल पे तैयार करके जाओ जिससे आपका क्वेश्चन सारा बन सके पेपर में। तो एनालॉजी में ये अल्फा बेट एनालॉजी है, ये एनालॉजी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड से पूछा जाता है, नंबर से पूछा जाता है, अल्फाबेट से पूछा जाता है। एनालॉजी का 3 टाइप है, एक वर्ड से पूछा जाता है, अल्फाबेट से पूछा जाता है और नंबर एनालॉजी पूछा जाता है। ये अल्फाबेट एनालॉजी है। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे होगा। तो आपको बताना है, समझना है जो किस टाइप की क्वेश्चंस का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना बेटे। अब यहाँ पे बताओगे जो किस टाइप की क्वेश्चंस होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करेंगे जो क्या इसका आंसर होगा, ठीक है जी। अब ये बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखो बेटा, तो अगर आपको यहाँ पे पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका वैल्यू देखो, k है i है, ये 11 है, ये 9 है ना जी, ये 12 है और ये 10 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनके बीच का रिलेशन कितना है, -2 -2 -2। इसके बीच में देखोगे किसका रिलेशन बेटा, -2 का रिलेशन है, मतलब 11 9 -2 12 10 -2 13 11 -2 14 12 -2, सभी के बीच -2 का रिलेशन है। तो इनके बीच भी -2 का रिलेशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, T U V और W। T का वैल्यू कितना होता है बेटा, 20 होता है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होगा, और सभी में क्या होगा बेटा, -2 का रिलेशन लगेगा। कितना होगा, -2। तो 20 में से 2 गया तो यहाँ पे 18 होगा बेटा। यहाँ पे क्या है, 21 है, 21 में से 2 गया तो कितना होगा, 19 होगा। 22 में से 2 गया तो यहाँ पे 20 होगा, और 23 में से 2 गया तो यहाँ पर 21 होगा। तो 18 का मतलब R होगा, 19 का मतलब S होगा, 20 का मतलब T होगा, 21 का मतलब U होगा, RSTU। अब देखोगे RSTU, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, यही इसका डिफरेंस होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए भाई
अब ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से हम मॉक टेस्ट लाए हैं जिससे आपका एमटीएस लेवल का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो एनालॉजी का कितना पार्ट होता है बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। अब ये कौन सा एनालॉजी है भाई, ये है नंबर एनालॉजी। तीनों से क्वेश्चन पेपर में आता है। एमटीएस लेवल की जब भी पेपर देने के लिए जाओगे तो एनालॉजी में तीनों से पूछा जाता है, ठीक है जी। अब देखोगे नंबर एनालॉजी है, अब देखोगे 3 से 27 दे दिया है, 3 से बटा क्या बना दिया 27, तो 3 से 27 कैसे बनेगा, 3 से 27 कैसे बनेगा, याद करो 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, 3, अब देखोगे 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इजकल टू 27 होता है ना बेटा। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 4 का क्यूब करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 16 चौक 64, यहाँ पे क्या होगा बेटा 64। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो यहां पे कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। विषम शब्द, इस चारों वर्ड में से विषम कौन सा है। विषम का मतलब ऑड वन आउट, मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब बेटा क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। इस 4 में से एक को अलग करना है, मतलब 3 एक कंडीशन में होगा, एक उससे अलग हो जाएगा। तो आपको बताना है इसमें अलग कौन सा है, लूडो है, चेस है, पोलो है और कैरम है। अब कोई ना कोई तो लॉजिक होगा जिसको जो इससे अलग करता हो, है ना भाई, बिल्कुल इससे अलग करने वाला कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना बेटा। अगर ये खेल है, लूडो है, चेस है, पोलो है और कैरम है, तो कोई ना कोई अलग तो हो रहा होगा। तो आप किसको अलग करोगे, आप निश्चित रूप से पोलो को अलग करोगे। किसको अलग करोगे बेटा, आप निश्चित रूप से पोलो को अलग करोगे। क्यों ऐसा, इस खेल में क्या है जो अलग करेंगे। जब हम ध्यान से देखते हैं तो लूडो इंडोर गेम है, घर में खेल सकते हैं, चेस भी इंडोर गेम है, यह भी हम घर में खेल सकते हैं, पोलो घर में नहीं खेल सकते हैं, इसके लिए फील्ड चाहिए, और कैरम यह भी इंडोर गेम है, मतलब घर में खेल सकते हैं। ये तीनों इंडोर गेम है जबकि ये आउटडोर गेम है, इसके लिए मैदान चाहिए, इसके लिए फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको अलग करेंगे, तो किसको अलग करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को अलग करेंगे। क्लियर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस करवा रहे हैं, देख रहे हो, जो पेपर में आता है, जिस लेवल में आपको पेपर में चाहिए वो सारा क्वेश्चंस यहां से होगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखो जिस तरह से बेटा एनालॉजी में हमारा वर्ड पे होता है, जिस तरह से डिजिट होता है, जिस तरह से हमारा अल्फाबेट होता है उसी तरह ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन में भी वर्ड से पूछा जाता है, डिजिट से पूछा जाता है और अल्फाबेट से पूछा जाता है। याद रखना ये दोनों में हमेशा हम फंसते हैं, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में हमेशा क्वेश्चन फंसाता है और हमें इस पे पकड़ होना चाहिए। चलिए अब कहता है इस 4 में से एक को अलग करना है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, जो 4 में से अलग हो उसको अलग करना है। अब आप कैसे अलग करोगे, ध्यान से आप देखोगे और बताओगे जो अलग कैसे हो रहा है और कौन सा अलग हो रहा है, ठीक है जी। जल्दी से ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी पहले आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चंस आप पे डिस्कस किया जा रहा है। चलो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए बेटा। अगर सब्सक्राइब और लाइक मिलता रहेगा तो हमें भी एक मोटिवेशन के साथ काम करने में मजा आएगा। चलो अगर आप देखोगे इसमें से अलग करोगे तो कैसे अलग करोगे, मैंने आपको क्या कहा, डिजिट से। हमेशा अल्फाबेट को डिजिट से अलग करो, किससे, डिजिट बना के। तो अब डिजिट बना के अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे, ध्यान से देखिए आप, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखोगे डिजिट बना के अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे, ध्यान से देखोगे आप। अब देखो यहां पर वैल्यू कितना बेटा, इसका वैल्यू है 7, सॉरी इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है 7 और इसका वैल्यू है 10। देखो
4, 7, 10, सभी में किसका डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। देखोगे इसमें 11, 14 और 17, देखोगे 11, 14, 17 सभी में किसका डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे 18, 21 और 24, देखिए 18, 3, 21, 21, 3, 24, इसमें भी किसका डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे 9, 12, 14, तो 9, 3, 12, 12, 2, 14, इसमें 3, इसमें किसका किसका डिफरेंस है बेटा? इसमें 3 का भी डिफरेंस है, 2 का भी डिफरेंस है। देखो 9, 3, 12, 12, 2, 14, सभी में 3 का डिफरेंस है, और इसमें 3 का भी डिफरेंस है और 2 का भी डिफरेंस है। 9 से 12 में जाएंगे तो 3 का डिफरेंस है, अब 12 से 14 में जाएंगे तो 2 का डिफरेंस है। तो अलग इसमें से एक को अलग करना होगा, तो आप किसको अलग करोगे? आप हमेशा 4th नंबर के अलग करोगे, क्योंकि सभी में 3 का डिफरेंस है, जबकि 4th में 3 और 2 का डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एनालॉगी हो या क्लासिफिकेशन हो, दोनों में डिजिट से, अल्फाबेट से और वर्ड से पूछा जाता है पेपर में, और इन दोनों को हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि पेपर में हम इसी चैप्टर में मार खाते हैं। अब देखोगे यहाँ पे अलग करना है, कहता है ना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, इस चारों में से एक को अलग करना है। अब आप अलग करने का एक तरीका बताओ, आप बताओ भाई कैसे बन सकता है, कैसे बनाओगे इसको? अलग करने का रूल बता दो, क्या हो सकता है, कैसे अलग करेंगे? आपको कोई ना कोई रूल तो जरूर पता होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर प्यारे बच्चे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आराम से क्वेश्चन बनता जाएगा। देखो यहाँ पे देखोगे 31 है, 37 है, 43 है और 49 है, यह भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 37 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 43 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जबकि 4th नंबर एक स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ये तीनों सिमिलर है, ये तीनों सिमिलर है प्राइम नंबर, जबकि 4th नंबर इस तीनों से अलग हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस चारों में से एक को अलग करना है, तो किसको अलग करेंगे? 4th नंबर को अलग करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ध्यान से देखोगे। अब आप देखोगे इसमें क्या कहता है, दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें शब्दकोश में आते हैं, जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी। जिस तरह से डिक्शनरी को अरेंज किया गया है, उसी तरह से आप इसको भी अरेंज करेंगे। याद करो बच्चा, अगर आप एमटीएस का कभी पेपर दिए हैं, कभी भी, या एमटीएस के मॉडल पेपर आप बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखना डिक्शनरी से क्वेश्चंस आते ही आता है, हमेशा डिक्शनरी से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है ना जी? तो आपको ये बताना है जो इसमें से कैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ये ऑप्शन दिया गया है, या तो ऐसे अरेंज होगा, या ऐसे अरेंज होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। एक बार आप जरूर चेक कीजिए अपने लेवल पे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा जो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप। कोशिश कीजिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करने का। जल्दी जल्दी। चलो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे क्या इसमें से अलग कैसे करेंगे। तो आप देखोगे, पहले देखोगे पहला लेटर, देखोगे मैं सिखा रहा हूं, समझोगे। पहला लेटर देखोगे सभी में एस है, पहला लेटर सभी में एस है, तो इससे तो अलग होगा नहीं, ये कॉमन है। एस के बाद सेकेंड लेटर भी टी है, लेकिन ये सभी में टी है, लेकिन 5th नंबर में टी नहीं है, 5th नंबर में ए है। 5th नंबर में टी नहीं है, 5th नंबर में ए है सेकेंड लेटर, जबकि सभी में देखोगे सेकेंड लेटर टी है। जब इसमें ए है तो टी आता है या ए आता है पहले, तो हम कहेंगे ए पहले आता है, टी बाद में आएगा। ठीक है ना बेटा? तो चलिए सेकेंड नंबर से, ये सेकेंड अल्फाबेट से ये पता चल गया इसका पोजीशन फर्स्ट होगा।
इसका पोजीशन फर्स्ट होगा। क्यों होगा? पहला नंबर पे 5 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि एस तो सभी में कॉमन है, पहला लेटर। सेकेंड लेटर में जब चेक करोगे तो ए पहले आएगा। अब देखोगे सेकेंड लेटर में टी के बाद ओ है, टी के बाद आर है, टी के बाद आर है, टी के बाद ए है। तो अब देखोगे इसमें से जो यहां पर टी के बाद आर है और टी के बाद ए है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे टी के बाद ए पहले होगा क्योंकि इस सब में टी है, टी के बाद ए वाला पहले होगा तो दूसरा नंबर पर ये आ जाएगा। और फिर तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? देखोगे टी के बाद ए है, टी के बाद आर है, टी के बाद आर है, टी के बाद ओ है। आर का नंबर 18 होता है और ओ का नंबर 15 होता है, तो ओ वाला पहले आ जाएगा, तो तीसरा नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक ना भाई? अब देखोगे चौथा नंबर पे देखोगे टी आर ए, टी आर ए, टी आर ए पी, देखोगे इसमें टी आर ए पी, ठीक ना जी? इसमें क्या है? टी आर ए एन, तो ए के बाद पी है, ए के बाद एन है। पी का नंबर 16 होता है, एन का नंबर 14 होता है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो फोर्थ नंबर पर ये आएगा और फिफ्थ नंबर पर ये आएगा, फिफ्थ नंबर पर ये आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो पहला नंबर पे कौन आ गया? 5। सेकेंड नंबर पे कौन आ गया? 4th। थर्ड नंबर पे क्या आ गया? 1। फोर्थ नंबर पे क्या आ गया? 3 और फिफ्थ नंबर पर आ गया 2। तो जिसका अरेंजमेंट 5 4 1 3 2 होगा वही आंसर होगा। तो 5 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। किस में है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर थर्ड में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिक्शनरी की क्वेश्चन सीखना है, तभी हम क्वेश्चन एमटीएस लेवल में बैठ के पास कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ इससे रिगार्डिंग? चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखोगे क्या यहां पे सीरीज का क्वेश्चन, जिसको श्रृंखला कहते हैं, वो भी 2 टाइप में आता है, डिजिट में भी आता है और अल्फाबेट में भी आता है। सीरीज हमेशा याद रखना, डिजिट से भी पूछ सकता है, अल्फाबेट से पूछ सकता है, या दोनों से क्वेश्चन आएंगे एमटीएस में, दोनों से आ सकता है पेपर में। तो आपको ये सीरीज दिया गया है, जो अगला नंबर क्या होगा, अगला अल्फाबेट क्या होगा, BT, DR, FP, और अगला क्या होगा, जल्दी से आपको बताना। एक बार सीरीज के क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कैसे आप बनाओगे इस क्वेश्चंस को। निश्चित रूप से आपका यहां पे क्लियर हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे, डिजिट को अल्फाबेट में चेंज करोगे। क्या करोगे प्यारे बच्चे? डिजिट को अल्फाबेट में चेंज करोगे। अब देखो यहां पे 2 है, 20 है, 4 है, 18 है, 6 है, 16 है। तो देखोगे 2 से 4, 4 से 6, तो 6 से 8 क्या होगा बेटा? +2 +2 +2। तो 2 से 4 +2, 4 से 6 +2, 6 से 8, 8 का मतलब यहां पर H हो जाएगा +2। ठीक है ना बेटा? यहां पे 20 से 18, यहां पे देखोगे 20 से 18 -2, 18 से 16 -2, तो 16 से -2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 = N होगा। तो H और N क्या होगा बेटा? H और N इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चे? सभी का आंसर समझ में आ रहा है। ये सीरीज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखो यहां पे सीरीज का ही क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या है भाई? श्रृंखला में डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है? डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। अब आपको बताओगे इसमें जिसका आंसर क्या होगा, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए, सीरीज को बनाने की कोशिश करें प्यारे बच्चे। क्या हो सकता है?
कैसे बन सकता है, ये सीरीज कैसे बना होगा? निश्चित रूप से आपका आंसर आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट्स सीरीज को देखते ही आप समझ गए होंगे जो किस तरह का सीरीज दिया गया है। चलिए यहां पे बनाता हूं। यहां पे क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। यहां पे देखोगे 3 2 5 प्लस 2 5 3 8 8, यहां पे 4, तो यहां पे हो रहा है 2 3 4, और अगला क्या होगा भाई? 5 होगा। क्यों? क्योंकि पहले 2 सम हो रहा है, फिर 3 सम हो रहा है, फिर 4 सम हो रहा है, फिर 5 सम हो रहा है। ठीक है ना? तो ये तो हमारा कंटिन्यूस सीरीज बना है। ये है 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। तो अगला क्या होगा बेटा? अगला होगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। मतलब एक तो डिजिट को सम करके दे दिया है, अल्टरनेट 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगला होता तो प्लस 6 होता, आगे होता तो प्लस 7 होता, और उसी बीच बीच में एक क्यूब दे दिया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, अगर क्यूब बढ़ेगा तो 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे 6 का क्यूब कंटिन्यूअस में 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब का मतलब होता है 216। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है एमटीएस लेवल पे। एमटीएस लेवल पे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना जी? अब एज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो किस टाइप की क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ध्यान से देखोगे। कहता है क्वेश्चंस में P और Q का वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है, मतलब 5:8 है। ठीक है ना जी? कहता है 3 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का मतलब दिया है 5:8, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में। कहता है अगर 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगी। पहले 5 और 8 है, और 3 वर्ष के बाद 8 और 11 का रेशियो हो जाएगा, तो होगी। तो Q की वर्तमान आयु वर्ष में क्या होगा? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु को, अगर हम यहाँ पे वर्तमान आयु को मान लो x मान लेते हैं। अगर हम वर्तमान आयु को क्या करेंगे बेटा? x मान लेंगे। वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? P और Q का रेशियो कितना हो जाएगा? P और Q का रेशियो हो जाएगा 5x, एक का हो जाएगा 5x और एक का हो जाएगा 8x। ये प्रेजेंट आयु का एज हो जाएगा। ठीक है ना? होगा ना भाई? तो कहता है 3 वर्ष के बाद, देखोगे यहाँ पे 3 वर्ष के बाद इसका आयु, 3 वर्ष के बाद मतलब अगर हम 3 साल अगर हम सम कर देते हैं तो इसका आयु का रेशियो जो बता रहा है वो रेशियो क्या हो जाएगा? इसका आयु का रेशियो हो जाएगा 8:11। 8:11 होगा ना भाई? यही तो होगा। तो अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहां पे देख लो, 88 64x प्लस 8 24। यहां पर देखो 11 5 55x और 11 3 33। देखो x को एक तरफ ले आओ और डिजिट को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे 64x में से 55x को माइनस करोगे। अगर आप समझ लो 64x को 55x से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। 64 में से 55 को माइनस करोगे 14, 9 5 14, यहाँ पे कितना बचेगा? 9x बराबर 24 में से 33, 33 में से 24 को माइनस करोगे तब भी 9 बचेगा भाई, होगा ना? तो x बराबर कितना होगा? 9/9 = 1। x की वैल्यू कितना निकल गया बेटा? x की वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू 1 हो गया। x की वैल्यू हमें पता चल गया 1।
तो क्या कहता है क्वेश्चंस में, तो Q यहां पे देखो कहता है Q की वर्तमान आयु क्या होगा। तो Q का वर्तमान आयु क्या है भाई, Q देखो वर्तमान आयु का रेशियो क्या था, x था। तो P का 5x था, Q का 8x था। तो Q का जो वर्तमान आयु था वो 8x था। तो 8 गुने x की वैल्यू कितना है बेटा, 1 इक्वल टू 8 वर्ष। कितना हो गया भाई, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी क्लियर, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखोगे यहां पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, तो क्या कहता है, कहता है दिवाकर ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। तो कहता है दिवाकर ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा जो उसकी मां का इकलौता पोता। एक महिला की ओर, दिवाकर ने एक महिला की ओर कहता है जो उसकी मां, फोटो की ओर कहता है उसकी मां का इकलौता पोता मेरा बेटा है। तो वो महिला दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चंस को। क्या होगा, कहता है जो एक दिवाकर ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिवाकर कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने एक महिला की ओर इशारा करते कहता है जो उसकी मां, मतलब उस महिला की मां का इकलौता पोता मेरा बेटा है। तो वह महिला दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑलरेडी हो गया, देखो अब देखो कैसे क्वेश्चंस को समझोगे। यहां पे ध्यान से मैं समझाता हूं, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो महिला है, ये जो महिला है, इसके तरफ कौन बता रहा है, दिवाकर कहता है इस महिला को, इस महिला की मां, मतलब उसकी मां, किसकी मां, इस महिला की मां का इकलौता पोता, जो इस महिला की जो मदर होगी उसका जो पोता होगा वो दिवाकर का कहता है, वो पोता मेरा बेटा है, उस दिवाकर का बेटा है। उस महिला की मां, किस महिला की मां, इस महिला की जो मां है उसका जो इकलौता पोता है, इसकी मां का इकलौता पोता दिवाकर का क्या है, बेटा है। तो इसका मतलब है जो वो महिला है वो दिवाकर की मां है, सीधी बात है, क्योंकि जो उस महिला की जो मां होगी उसका जो पोता होगा वो इकलौता पोता होगा वो दिवाकर का बेटा है। तो ऑलरेडी जो इस महिला की जो मां है वो दिवाकर की भी मां है और इस महिला की भी मां है। तो इसका मतलब है ये जो महिला है वो दिवाकर की सिस्टर है। कौन है, दिवाकर की सिस्टर है, दिवाकर की बहन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर।